वायुसेना से और डिफेंस की एक्सपर्ट हैं। अब हम आज के विषय की सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आज का विषय है हमारा नरेंद्र मोदी सरकार का जो दूसरी पारी है उसका पहला साल हुआ है। पहला साल होने पर क्या हुआ है पूरे वर्ष के जो कि विंग कमांडर है पाकिस्तान, कभी भारत, कभी बाकी बातें होती रही हैं। क्या वास्तव में सरकार ग्राउंड पर काम कर रही है या कि सिर्फ राजनीतिक मुद्दों पर राजनीतिक उछल कूद के जरिए ही सिर्फ अपना सिक्का साबित कर रही। इन सारी तमाम विषयों पर हम बात करेंगे हमारे साथ। सबसे पहले वरुण जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है? क्या वास्तव में सरकार ग्राउंड कूद के जरिए ही सिर्फ अपना ऑडियो म्यूट और इस मीटिंग को थोड़ा सा सभी से एक निवेदन है कि इस मीटिंग को इस तरह शेड्यूल किया गया है ताकि सब एक साथ बोल सकें। क्योंकि टीवी की जो बहस होती है जो बहुत ज्यादा क्रॉस हो जाता है, वैसी बहस से बच करके हम कुछ एक फ्रूटफुल चीज, कुछ एक अच्छी बात निकाल के लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस मीटिंग में ऐसी बातें निकलकर सामने आए जिनसे लोग अपनी राय बनाने में उन्हें सहूलियत हो कि वास्तव में एक वर्ष में मोदी सरकार के अच्छे बुरे सभी किस्म के कार्यों की हम यहाँ पर एक तुलनात्मक रूप से बात कर सकें। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है, प्लीज अपना ऑडियो म्यूट कर लें। सबसे पहले मैं हमारे विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी के विधायक धर्मलाल कौशिक जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। धर्मलाल, विषय एक बार रिपीट करेंगे फिर मैं बात शुरू कर देता हूँ। स्वागत आपका। विषय एक बार रिपीट करेंगे फिर मैं बात शुरू कर देता हूँ। जी, विषय है सार्थक विमर्श की ओर से नरेंद्र मोदी सरकार दूसरी पारी का पहला साल। कितना सही, कितना क्या हुआ, एक विश्लेषणात्मक समग्र विश्लेषण, अच्छा बुरा सब कुछ। देखिए पहली बात मैं आपके माध्यम से मोदी जी को कि मोदी 2 एक वर्ष पूरे होने पर पूरे मंत्रिमंडल को बधाई। साथ ही साथ में हम लोगों ने मोदी 1 का 5 वर्ष का कार्यकाल देखा है। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी, बाकी लोगों ने कई टिप्पणियां की, लेकिन देश की जनता ने ये बता दिया कि 5 वर्ष में मोदी जी ने जो जनता चाह रहे वो काम किया है। और इसलिए 282 सीटों से पहले बार मोदी जी जीते थे, दूसरी बार मोदी जी जीत करके आए तो 303 सीट देकर जीत करके आए। मतलब देश का जनता किसी के ऊपर भरोसा है तो मोदी जी के ऊपर है और मोदी जी के ऊपर लोगों ने व्यक्त किया। मोदी 1 वर्ष, इस 1 वर्ष के कार्यकाल में मैं ये कह सकता हूं कि मोदी जी किस प्रकार के निर्णय लेते हैं। कार्यकाल में मैं ये कह सकता हूं कि मोदी जी किस प्रकार के निर्णय लेते हैं। स्वयं प्रियम तो परित्यज्य यदि अर्थात राजा को प्रिय लगने वाले कार्य करने के बजाय तो जनता का हित हो कार्य करना चाहिए। और मोदी ने जो निर्णय लिया पिछले 5 साल में, कठिन निर्णय लिया और इस बार मोदी जी अपने कार्यकाल का जो शुरुआत किया, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंडा, घोषणा पत्र और उन सारी बातों को रख करके मोदी जी ने काम प्रारंभ किया। इस कार्य प्रारंभ हुआ, आप देख सकते हैं कि देश के ऐसे अनेक मसले जो 70 साल में सॉल्व नहीं हुए, मोदी जी ने इस 1 साल के कार्यकाल में उस कठिन कार्य को करके उन्होंने देश के सामने में बता दिया। यदि नीयत हमारी ठीक है तो हम अनेक कठिनाइयों के रहते हुए भी हम निर्णय लेने की शक्ति हमारे में है और निर्णय हम ले सकते हैं। आप देखे होंगे कि बहुत समय से कश्मीर का मामला चल रहा था, धारा 370, ऐसा लगता था कभी धारा 370 समाप्त ही नहीं होगा। लेकिन जिस प्रकार से पार्लियामेंट के द्वारा लोकसभा में पारित किया गया, राज्यसभा में हमारे बहुमत नहीं थे, उसके बाद राज्यसभा में पारित हुआ और उसके बाद में कश्मीर के संदर्भ में धारा 370 हटा। इसके बाद में लद्दाख को अलग क्षेत्र बनाया गया, केंद्र शासित, जम्मू कश्मीर एक अलग राज्य, और उसके साथ में जो भारत से कटा हुआ जो उनका संबंध रहा है,
आज वो भारत में पूर्णतया लगने लगा कि हम सब एक हैं। नहीं तो उसके बाद भी, आजादी के बाद में लगता था कहीं ना कहीं कश्मीर अलग है और कहीं ना कहीं भारत अलग है। दूसरी बात, 35A का निर्णय हुआ। इसके बाद में यहाँ के जो मुस्लिम महिलाएं जो चाहती थी 3 तलाक वाला मामला, और जिस प्रकार से उनके साथ में अन्याय होते रहा, इस मामले को लेकर के मोदी जी ने इसको पारित कराया। उसके साथ ही साथ में देश के हम सब के आराध्य देव भगवान श्री राम, जिनके भव्य मंदिर निर्माण की मार्ग में जो बाधा रही है, हमेशा इस बात को हम लोग उठाते रहे कि जब भी कोर्ट के निर्णय आएंगे उसके बाद राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त होगा। और कि हमारे पंच परमेश्वर 5 जजों ने मिलकर के निर्णय लिया और निर्णय के बाद में अब भव्य राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसके साथ ही साथ में यहां पर जो हमारे हिंदू, मुस्लिम, हमारे हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई जो हमारे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जो रहे, और उस समय केवल ये बात नहीं थी बल्कि आजादी के समय ये बात आई थी कि जब भी ऐसा अवसर आएगा तो इनको भारत में प्रवेश मिलेगा। और इस बात को लेकर के यहाँ पर जो यहाँ पर और निर्णय होने के बाद में अब उनके लिए मार्ग प्रशस्त हो गया है। अब कोई रुकावट उनके लिए नहीं है। इसके साथ ही साथ में हम देखे हैं कि कोरोना का वैश्विक महामारी, इस महामारी में पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे वैश्विक स्तर पर आज कराह रही है कोरोना के मार से। आज हम देखेंगे भारत का, यदि हम अमेरिका का देखेंगे, इटली का हम देखेंगे, स्पेन का देखेंगे, का देखेंगे, तो जिस प्रकार से उनके यहाँ जो संक्रमण हुए, जिस प्रकार से उनके यहाँ मौतें, लेकिन हमारा इतना बड़ा पॉपुलेशन होने के बाद मोदी जी ने जो सही समय में निर्णय लेने के बाद में जो कारगर कदम उठाए, हमारे यहाँ भी कोरोना से संक्रमित हुए हैं, हमारे यहाँ भी मौत हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी आज वैश्विक स्तर पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम दूसरे देशों से हम काफी अच्छी स्थिति में हैं। और उसके साथ में आर्थिक मंदी, जब इतने दिन तक लॉकडाउन रहा, सारे कार्य धंधे बंद हो गए, आर्थिक स्थिति चौपट होने लगी। अब प्रश्न ये है कि हम पुनः आर्थिक स्थिति को हम बहाल कैसे करें। आज जो उद्योग धंधे बंद हो गए उनको चालू कैसे किया जाए, हमारे जो अन्य गतिविधियां ठप हो गई है उनको चालू कैसे किया जाए। और इस बात को लेकर के जिस प्रकार से मोदी जी के द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सुविधाओं के साथ में अलग अलग रियायत के साथ में जो घोषणा की गई है कि इस भारत को आत्मनिर्भर भारत हम कैसे बनाएं, स्वावलंबी भारत हम कैसे बनाएं, अपने पैरों पे हम खड़ा कैसे कर सके, उसके लिए जो पैकेज की घोषणा की गई। और उसके साथ ही साथ में आने वाले इस बार जो श्रमिकों को लेकर के मोदी जी ने, जब ये बात आई कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के श्रमिकों को वापस ले जाना है, राज्य सरकारें हाथ खींच दी, तब मोदी जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, जो भी उसके पैकेज आएंगे उस रेल का 85% का खर्च विभाग वहन करेगी, बाकी पैसा उसमें खर्च जो है राज्य सरकार वहन करेगी। बजट में इस बार मनरेगा के लिए 61,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। फिर कोरोना के समय में ये लगा कि जो प्रवासी मजदूर आएंगे काम देना पड़ेगा, 40,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की गई। और अभी तक जो काम मिला है मजदूरों को, इतिहास में सबसे ज्यादा काम मिला है। 1,01,000 करोड़ रुपए के मनरेगा के लिए जो राशि की व्यवस्था की गई। आज पूरे प्रदेश में यदि कोई काम चल रहे हैं वो मनरेगा का है। यदि राज्य यहाँ छत्तीसगढ़ की बात करो, एक नया पैसा राज्य सरकार का नहीं लगा है। ये जो 25 लाख के काम देने की बात कर रहे हैं, 23 लाख के काम देने की बात कर रहे हैं, टोटल पैसा केंद्र सरकार की है। इनके द्वारा ये काम जारी है, बल्कि अब उनके 100 दिन के काम पूरे हो हैं। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, मैंने 50 दिन की राशि की व्यवस्था आपको कर दी चाहिए। 50 दिन की राशि की व्यवस्था। डॉक्टर रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो
50 दिन की राशि की व्यवस्था वो करते थे, तो 150 दिवस का मजदूरों का काम उसमें तय किया जाता था। उसके साथ ही साथ में आज यहाँ पर टिकट के बारे में भी ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, बाकी हमारे अपनी बात रखेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के मोदी जी के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, कहीं न कहीं इस देश के सम्मान में यदि वृद्धि हुई है, इस देश के मान को बढ़ाया है, तो मोदी जी ने बढ़ाया है। हम देखे हैं कि जिस अमेरिका के राष्ट्रपति की जो बात की जाती थी, हाउ डू मोदी, उस कार्यक्रम को आपने देखा है, नमस्ते मोदी, इस कार्यक्रम को आपने देखा है, और इसलिए मैं कह सकता हूं कि मोदी जी वैश्विक स्तर पर एक वैश्विक नेता के रूप में यदि उभर करके आए, तो उसके पीछे है पूरे हिंदुस्तान की जनता जो उनके साथ में खड़े हुए हैं। कारण है कि मोदी जी आज पूरे वैश्विक स्तर पर इस भारत के मान और सम्मान को बढ़ाने में जो उन्होंने प्रयास किया है, और निश्चित रूप से चाहे हमारे आर्थिक स्थिति के हम आकलन करेंगे, पहले हम किस पायदान पर थे, आज आर्थिक पूरे वैश्विक स्तर पर बात करेंगे, उस पायदान पे हम कदम रखे हैं, बढ़े हैं। उसी प्रकार से जो आज जो समस्याएं आ रही, उन समस्याओं से निपटने के लिए जो मोदी जी काम कर रहे हैं, चाहे सामरिक शक्ति की बात करें, आर्थिक शक्ति की बात करें, मैं समय को ध्यान में रखते हुए दोबारा अवसर मिलेगा तो मैं अपनी बात रखूंगा, लेकिन आपने दिया है, मैं आपको धन्यवाद करता हूं। तमाम हमारे यहाँ पर जो वक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उन सबको भी नमस्कार करता हूँ। कौशिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात बड़ी संजीदगी से और बहुत ही सफाई से रखा है। अगले वक्ता हमारे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल टाह जी। अनिल टाह जी, प्लीज। कौशिक जी का दावा है कि पूरे साल भर में मोदी सरकार की अनेक उपलब्धियां उन्होंने गिनाई हैं। आपका क्या सोचना है, आपका क्या कहना है अनिल जी? मैं अपनी चर्चा शुरू करने से पूर्व मैं छत्तीसगढ़ के खोया है और मैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपनी बात को यहाँ से शुरू करूंगा। मैं कौशिक जी को भी पूरा सुन रहा था। कौशिक जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, क्या यह वक्त है कि हम उपलब्धियों की बात करें? ये वक्त तो है हम उन लोगों को याद करें जो 16 महीने के नीचे आकर जो अपनी जान गंवा बैठे हैं। हम उनके बारे में सोचे तो एक बेटा अपनी माँ के बगल में बैठा हुआ जिसे यही नहीं पता कि उसकी माँ कितनी अवस्था में है। जो ये कह रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि सबका साथ सबका विश्वास, किस बात का सबका साथ और किस सबका विश्वास किया इन्होंने? मैं जानना चाहता हूँ महामारी के दौर में जब इसकी शुरुआत हो रही थी तो इन्होंने मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे, तो वो तो वैश्विक महामारी तो थी ही थी, लेकिन राजनीतिक महामारी भी यहाँ पर हमारे देश में मध्य प्रदेश में चल रही थी, जिसका जवाब इन्हें देना ही चाहिए कि उस वैश्विक समय में कैसे ही इस महामारी को रोकने की बजाय जिस दिन 18 मार्च को माननीय मोदी साहब ने जब कहा कि भाई एक दिन का कर्फ्यू लगेगा 22 तारीख को, क्या उस दिन वो नहीं कह सकते थे कि भाई अगर ये 22 तारीख को कर्फ्यू लगेगा तो जिसको जहां व्यवस्था करनी है वो व्यवस्था चले जाए? कम से कम 40 से 50% हमारे प्रवासी मजदूर अपने अपने लोग अपने अपने गंतव्य स्थान को पहुंचकर अपने आप को सुरक्षित रख लेते। जिस प्रकार ट्रेन का हाल अभी चल रहा है रेलवे का कि ट्रेन जा रही है उड़ीसा और पहुंच रही है बिहार, ट्रेन जा रही है बिहार, पहुंच रही है महाराष्ट्र, तो क्या ये व्यवस्था है? आप किस बात की बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि साहब 370 लगाया, आप कह रहे हैं साहब हमने राम जन्मभूमि जी का आपको पता है कि भगवान राम को कोर्ट के आदेश से जब अभी ये फैसला आया, सबसे पहले राम भगवान का मंदिर खुलवाया किसने? क्योंकि राजीव गांधी जी ने सबसे पहले पूर्व उसका मंदिर का ताला खुला, उसके बाद ये चर्चाएं शुरू हुई और उसके बाद ही ये सब कार्यवाहियां शुरू हुई। तो कोर्ट के आदेश को अपना आदेश मान लेना या मुद्दा बना देना, ये इनकी विचारधारा से जुड़ा हुआ है। इससे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं तो कहता हूँ ये उपलब्धियों का नहीं, ये इस वक्त बहुत निराशाजनक हम लोग की स्थिति से चल रहा है और इसे उभरने के लिए सबका साथ सबका विश्वास, विपक्ष को भी विश्वास में लेकर इन लोगों को कार्य करना चाहिए। रहा सवाल छत्तीसगढ़ का, तो आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जो न्याय योजना है इस देश में अपने आप में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है उन्होंने, जो हमारे किसान भाइयों का साथ दिया और किसान भाइयों का साथ दिया है उन्होंने। और इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में जितने भी हमारे प्रवासी मजदूर आए हैं, आप देखिए कि उनकी कितनी जबरदस्त व्यवस्था की गई है। और इस प्रकार नहीं कहा गया कि कोई साइकिल से जा रहा है तो कोई किसी से जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर कदम रखते ही उनकी पूरी व्यवस्था की गई। जगह जगह पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अपनी व्यवस्था दी हुई है और कहा कि मुख्यमंत्री श्रमिक स्थल बनाया गया है ताकि वहां पर व्यवस्था पूरी दे सके। और ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति
पैदल चलता हुआ छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं दिखेगा। जब इस प्रकार की व्यवस्था हमारे राज्य में हो रही है तो केंद्र की क्या जवाबदारी बनती है, यह जवाब देना बहुत जरूरी है इन लोगों के लिए भी, क्योंकि इसी ये बड़ी बड़ी बातें गिना देने से कुछ नहीं होता। आप सोचिए कि राजनीतिक महामारी हमने किस तरह की मध्य प्रदेश में, क्या इसका कोई जवाब है? आपने सारी बात देर कर दी इस बात को लेकर कि हमें पहले राजनीति पहले मध्य प्रदेश में करनी है। तो मैं इस बात से कतई स्वीकार करता है, ये उपलब्धियों करिए, सबका साथ सबका विकास है। अगर आपने कहा है तो सबका साथ लेकर चले और सबका विकास करें। सिर्फ नारे देने से कुछ नहीं होता। अगर हम पिछली बार सरकार की बात करें तो आपको पता है, जैसे इन्होंने गिनाई है बहुत सी चीजें, क्या 2 करोड़ लोगों को नौकरियां लगी, क्या 15 लाख खाते में आया, हम भी गिना सकते हैं बहुत सी चीजें, लेकिन ये राजनीति करने का समय नहीं है। इस वक्त समय है हम उन लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जो अपनी जान खोई है, और साथ ही साथ उन लोगों को हम किस प्रकार व्यवस्थित कर सके, हमें यही देखना है अभी। जी अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी अच्छे से बात काउंटर किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सखी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी मौका दिया। एक राउंड और करेंगे। अभी अगली जो वक्ता हैं अनुमा आचार्य जी हैं, जो सेवानिवृत्त विंग कमांडर एयरफोर्स से और रक्षा विशेषज्ञ हैं। बड़ी प्रकट और प्रखर वक्ता हैं और काफी समय से राजनीति में और मीडिया में भी और सेना में, तीनों में बहुत सक्रिय रही है। और यही तीन मोदी सरकार के जो है केंद्रीय रहे हैं, सेना और तो सुनते हैं अनुमा जी। अनुमा जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार, आप सभी को नमस्कार, आप सभी को वक्ताओं को। मेरे ख्याल से मेरी आवाज इको हो रही है, मैं अपनी बात प्रेषित करने की कोशिश करूंगी। इस वक्त भारतीय सेनाओं को की जरूरत है, उनको खरीदने के लिए सरकार के पास नहीं है। पिछले 2-3 सालों से डिफेंस बजट कम से कम किया जाता रहा है, हर बार कम हुआ है और इस बार भी कम हुआ है। इस बार तो जो इंटरिम बजट था उसी को मेन बजट बता दिया गया है। अब जहां एक तरफ सेनाओं में बहुत से इक्विपमेंट की जरूरत है, हमारे पड़ोसी दिख ही रहे हैं। पाकिस्तान से खतरा था, अब चीन हमारे ऊपर इस तरह से हमारे आसपास जगहों पर डिस्प्यूटेड है, वहां पर वो उनकी काफी प्रेजेंस हो गई है। ऐसे में जो भारतीय वायुसेना को जरूरत है उसे 114 फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है। नेवी को कम से कम इस वक्त करीब 25 से 30 सबमरीन और शिप्स मिला के अरिहंत क्लास की जरूरत है। आर्मी का तो इतना बुरा हाल है कि जो फ्रॉस्ट बाइट वाले शूज हैं वो तक हमारे जवानों को जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, लद्दाख के एरिया में उनको मुहैया नहीं हो रहे हैं और उनका राशन जो है उसमें भी कटौती हुई है, उसको न्यूट्रिशनल राशन उनको अब नहीं मिल पा रहा है। तो मैं समझती हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कहना, और सेना को हम जब भी बात होती है हम सेना की बात करते हैं, कहीं बालाकोट की बात करते हैं, कभी उरी स्ट्राइक की बात करते हैं, भाई उन्हें इक्विप भी तो करना होगा। आज तक तो इक्विप रही है सेना, इसके पहले और आज भी जिस राफेल वगैरह की बात कर रहे हैं आप लोग, इसका आप जानते नहीं है, इसकी प्रक्रिया 2007 में शुरू हुई थी। पिछले इतने सालों में हमारी जो एयरक्राफ्ट में, हमारी जो इन्वेंट्री में 1700 एयरक्राफ्ट हैं, उनकी खरीद बड़े एहतियात से की गई थी। और उसी समय के जो मुद्दे हैं, उसी समय के जो केसेस हैं वो आज चल रहे हैं। इस सरकार का अभी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, एक चीज होती है, मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा, कि कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग तब होता है जब उसके पहले एक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, यानी कि हमें जरूरत है ये कहना पड़ता है। उसके बाद उसकी वेटिंग होती है, अप्रूवल होता है, टेंडरिंग होती है, उसके बाद आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता है, नेगोशिएशंस होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में 5 से 6 साल लगते हैं हम ऑर्डर की प्रक्रिया तक आने तक। तो ब्यूरोक्रेसी में कहीं पर कोई कमी नहीं हुई है, वो तो वैसी की वैसी ही है। तो अगर हम ये कहें कि हम बहुत हम बड़े मुस्तैद हैं या कुछ है, तो हम किस बिना पर कह रहे हैं? जबकि हमारे जो पड़ोसी हैं, पाकिस्तान को ही ले लीजिए, वो अपने पूरे बजट का करीब 30% जीडीपी का, अपने बजट का 30% वो खर्च करता है सेना पर। हालांकि उनका बजट हमसे फिर भी कम है और पाकिस्तान हमारी कोई कंपैरिजन में नहीं, उसकी बात हम नहीं कर रहे। पर चीन, जिसकी साउथ चाइना सी में और बाकी जगहों पे जो प्रेजेंस है, 80 जहाज है उनके, उसके सामने हमारे 10-15 जहाज क्या करेंगे?
तो हमको इस बारे में सोचना है। और मुझे लगता है कि सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है। अभी एफडीआई बढ़ाया है, लेकिन एफडीआई बढ़ाने से क्या हुआ, इधर आपने कोई एस्टैब्लिशमेंट तो किया नहीं है। हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स को बंद करने वाले हैं, हम पीएसयूज को बंद करने वाले, बंद करके उनका कॉर्पोरेटाइजेशन करेंगे। लेकिन जब आपकी पहली चीज प्लेस में, आपने पहले वो चीज प्लेस में नहीं की जिससे आपको काम करना है, और आप वो जो एग्जिस्टिंग है उसे बंद कर रहे हैं, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा। और ये आर्म फोर्सेज है, ये मजाक नहीं है, इसको इवेंट मैनेजमेंट नहीं बना सकते। इसमें आपको थाली और घड़ियाल नहीं बजाने, ये आपको यहाँ गोली चलाने की बात होती है। यहाँ इंसान होते हैं, इंसानों की जिंदगियां हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 1 साल की तो हम जो बात कर रहे हैं वो है ही, लेकिन आर्म फोर्सेस का एक्चुअली अंदर से आंतरिक बल टूटा है कई जगहों पर। जैसे सेना का, कैसी छोटी छोटी बातें होती हैं कि सेनाओं के जो क्षेत्र हैं, जो उनका रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहां से आपने रास्ते निकाल दिए हैं। छोटी छोटी बातें मनोबल तोड़ने का काम करती हैं। पहले राशन बंद कर दिया था, आपको शायद मालूम नहीं हो तो बता रही हूँ। अभी काफी जब उस पे बातचीत हुई तो उसके बाद वो पिछले साल शुरू किया गया है। तो मैं मानती हूँ कि सिर्फ कहने से बात नहीं चलेगी, पड़ेंगे और के लिए पैसे चाहिए होंगे, और पैसों के लिए सरकार क्या करने वाली है वो हमें सामने रखना पड़ेगा। सिर्फ घोषणा से जी के बाद जो अनुमान बहुत सारे मसले जो हैं से जुड़े हुए विषय उठाए हैं। सेना चूंकि इस राजनीति के केंद्र में हमेशा रही है, पिछले 7 साल से सेना बहुत ज्यादा केंद्र में है। तो अगले हमारे प्रमोद द्विवेदी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, रायपुर के ले रहे हैं और वर्तमान में सभापति। प्रमोद जी को है जो आपका स्वागत है। नमस्कार वरुण जी। नमस्कार वरुण जी। जी। और 1 साल पर आपने अपनी बातें रखी है। मैं सरकार के 1 साल पर उन्हें बधाई देता हूं, और अच्छे दिन से लेकर आत्मनिर्भरता की बात आज सरकार ने की है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को भी मनन करना होगा, सोचना होगा कि इस देश के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने विकास दर के बारे में कहा है कि कुछ दिनों में ये माइनस में चली जाएगी। ये सरकार की चिंता का बड़ा विषय होना चाहिए वरुण जी। आज अगर हम बात करें तो सरकार के सामने 10 करोड़ लोगों की बेरोजगारी आज चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। पूर्व से लगभग हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात के साथ साथ आज 10 करोड़ नए बेरोजगार हैं। ये कहीं ना कहीं देश के सामने चिंता का विषय है। सरकार ने अपने कार्यकाल में ये कहा कि जीएसटी की दर जो है वो लागू करने के बाद देश की स्थिति मजबूत होगी। तो इसके बारे में वरुण जी, जनता ही जानती है कि आज वस्तु स्थिति क्या है। सिटीजनशिप एक्ट की अगर बात करें तो आज हम जम्मू कश्मीर में हमारे कर्नल मारे जा रहे हैं, हमारे मेजर मारे जा रहे हैं, इतनी बड़ी सेना में लोग मारे जा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले हमारी बहन कह रही थी, अगर धर्मलाल कौशिक जी सीने में हाथ रख के अगर कहते हैं कि वो खुश हैं इस कार्यकाल से, तो मुझे कुछ नहीं कहना। वरना अगर आप बात करें तो आज आर्थिक विकास दर जिस प्रकार से 3.1% हो चुकी है, 40 साल के इतिहास में कभी ऐसी आर्थिक विकास की दर हमने देखी नहीं। तो कहीं ना कहीं इस सरकार के लिए और इस देश के लिए चिंता का विषय है वरुण जी। आत्मनिर्भर होने की दिशा में कितना वक्त लगेगा ये कोई नहीं बताता। प्रधानमंत्री जी बड़े आदरणीय हैं, उसके बाद अगर मंत्रिमंडल के बाकी लोगों की अगर हम बात करें तो जो आंकड़े आते हैं हमारे पास वो प्रतिदिन नए आंकड़े आते हैं और चौंकाने वाले आंकड़े आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के बाकी मंत्रीगण आंकड़ों के माया जाल में फंस चुके हैं और वो उस जाल से बाहर निकलकर कहीं ना कहीं उनको 30,000 करोड़ का जो नुकसान इस कोविड-19 के दौर में हुआ है
उस विषय में सोचने की आवश्यकता है, मुझे ऐसा लगता है वरुण जी। 28 मार्च से पलायन हुआ वरुण जी, और अगर आप हम देखें इस चीज को तो 1,75,000 COVID-19 के मरीज बढ़ चुके हैं और आने वाले दिनों में इसकी क्या कार्य योजना है इसके बारे में कोई स्पष्ट नहीं है। रेड जोन किस आधार पर बनाया गया ये स्पष्ट नहीं है। आर्थिक स्थिति कहीं 20 लाख करोड़ की बात है। 7 रुपया 25 पैसा सरकार के द्वारा। ऐसे में चावल और चना 7 रुपये 25 पैसे देने के बाद कहीं ना कहीं सरकार को ये सोचने पर हम सबको मजबूर करती है। मेरा आपसे विनम्रता सरकार से आपके माध्यम से आग्रह है कि हम अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आगे आने वाले दिनों में मजदूर है, बेरोजगार भाई है, निश्चित रूप से कोई ठोस कार्य योजना सरकार बनाएगी। मुझे ऐसा लगता है। जी प्रमोद जी, बहुत बढ़िया आपने बात कही। हम चलते हैं अगले वक्ता की तरफ। प्रतीक पांडे जी हैं जो स्वदेशी जागरण मंच से जुड़े हुए हैं। प्रतीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी। आप सभी को नमस्कार। मुख्य रूप से मैं सभी वक्ताओं और विद्वज्जनों की बात सुन रहा था और मुझे एक दो चीजें समझ में आ रही है जो मैं अपनी तरफ से कहना चाह रहा हूँ। मैं किसी आरोप प्रत्यारोप और इस विवाद में नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन मूल रूप से कुछ प्रमुख बातें निकल कर आई है कि एक तो पूरा विश्व इस पेंडेमिक से पीड़ित है और इसके साथ में ही जो आपदाएं आई है, जो विपदा आई है, इसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि हम इस काल में, इस दौर में आ सकते हैं। तो ओवरऑल इस सारी परिस्थिति को देखकर एक चीज ये समझ में आती है कि सारी सरकारों को मिलकर ही इसका काम करना पड़ेगा और इसकी चुनौतियों से जूझना पड़ेगा। और मुझे यदि मैं निष्पक्ष तौर पर देखूं इन सारी चीजों को, तो मुझे लगता है कि सभी सरकारें अपनी अपनी जगह पर भूमिका निभा रही हैं। ये इसमें कोई संदेह नहीं कि जब तक केंद्र से बजट नहीं आएगा तब तक राज्य सरकारों की सीमितताएं हैं। ये अलग बात है कि राज्य सरकारें उसको राजनीतिक तौर पर देख रही हैं उस चश्मे से, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं जिस विषय को प्रमुखता से कहना चाह रहा हूँ, अगले 2-3 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मुख्य रूप से जो यदि हम प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल की बात करें, जो 2.0 है उसके 1 साल की, तो मैं प्रमुख रूप से ये कहूंगा कि इसको हमको कोरोना काल के रूप में ही, कोरोना काल के परिप्रेक्ष्य में देखने की बहुत अधिक आवश्यकता है, अत्यधिक आवश्यकता है। इसका कारण मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे विश्व की इकोनॉमी जो है, जो हम बार बार जीडीपी की बात कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि नेगेटिव जा रही है, सारी चीजें हैं, ये सिर्फ भारत नहीं है, पूरे विश्व की इकोनॉमी जो है आज वो इस दौर से गुजर रही है और बहुत नेगेटिव उसके इम्पैक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कोरोना काल में जो प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर की बात की है, ये मैं इस बात को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करना चाहूंगा, क्योंकि आज तक का जो डेवलपमेंट का मॉडल रहा था हमारा, यदि मैं बात करूं स्वतंत्रता पश्चात से, तो जो डेवलपमेंट का मॉडल था वो बेसिकली एक तरह से पूरी तरह से वेस्टर्नाइज मॉडल हमने अडॉप्ट किया था। वो कहते हैं ना कि जैसे स्कूटर में यदि हम ट्रक का पहिया लगा दें तो वो स्कूटर जिस तरह से चलेगी, बिल्कुल देश की हालत वैसी थी कि हमारी जो मनस्थिति थी, जो हमारी मानसिकता थी, वो तो भारतीय थी, हमारी धार्मिक सांस्कृतिक अलग संदर्भ में थी, लेकिन हमने इस सामाजिकता को, इस परिवेश को वैश्विक या पाश्चात्य पहिए से दौड़ाने की कोशिश की। और मैं अगले 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। और मुख्य रूप से ये रहा, यदि आप नीति आयोग का डॉक्यूमेंट देखें तो नीति आयोग के डॉक्यूमेंट में 2015 में इस चीज को पहली बार शामिल किया गया है कि आज तक हमारे सामने ऐसे कोई मॉडल नहीं आ पाए हैं जो कि पूरी तरह से भारतीय परिप्रेक्ष्य में साकार हो सके हैं, 100% परिणाम दे सके हैं। इसीलिए हमें मूल रूप से भारतीय मॉडल की तरफ देखना पड़ेगा। और जो मैं जब आत्मनिर्भरता की बात कहता हूं तो हमें इस चश्मे से इसको बिल्कुल परिभाषित नहीं करना चाहिए कि हमने आत्मनिर्भर भारत कहा और आज सब पैर पर खड़े होकर चले गए। लेकिन मैं मुख्य रूप से इस पर ले आना चाह रहा हूं, 2012 में जब मैं 12th 5-year प्लान के कॉन्सेप्ट नोट पे काम कर रहा था छत्तीसगढ़ स्टेट में, तो जब मैंने भारतीय परिवेश के मूल रूप से कुछ अवधारणाएं तैयार की, तो मैं आपके साथ ये साझा करूं कि मुझे ये कहा गया प्लानिंग कमीशन से कि साहब आप
अलग परिवेश की बात मत करिए, आपको तो इस परिवेश पे काम करना है। और मुझे एक दस्तावेज दिया गया, और जब मैंने उस दस्तावेज को देखा तो उसमें मोंटेक सिंह आलूवालिया साहब का वो डॉक्यूमेंट था जिसमें वर्ल्ड बैंक और एडीबी की सारी कंडीशंस थी कि आपको इन कंडीशंस पे अपने यहाँ की डेवलपमेंट स्कीम्स को तैयार करना है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो आज आत्मनिर्भरता की बात आई है, आज ये बात आ रही है कि आज का मजदूर पीड़ित है, परेशान, हम सब समझ रहे हैं, ये आज बहुत विकट समस्या और उस पर प्राथमिकता से ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन सबसे प्रमुख बात है कि आज ये दौर है कि आज जो चुनौती आई है इससे हम विकास की तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि विकास की बात बहुत हो गई। हमको एक ऐसी परिभाषा गढ़ने की आवश्यकता है जिससे कि हमारा समाज अपने पैरों पर खड़े होकर हम आसपास के एनवायरनमेंट से एक दूसरे पर निर्भर रहकर एक दूसरे को सहयोग कर सके और अपने समाज को समृद्धि दिशा में आगे ले जा सके। तो मैं फिलहाल यहीं से अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू। बहुत धन्यवाद प्रतीक जी। प्रतीक जी की बात कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण राय जी से करेंगे। अभय नारायण राय जी, आपका स्वागत है। अभय जी, आप सुन पा रहे हैं? जी जी, आवाज आ रही है। धन्यवाद और यहाँ उपस्थित सभी जिनको अच्छा अनुभव है, बहुत जानकारियाँ कहता हूँ। मोदी जी का 1 साल, इससे पहले 5 साल रहा और अभी 1 साल, 6 साल की बात हो गई, लेकिन चूंकि बात 1 साल की हो रही है इस 1 साल में अपराधी खत्म होते और हम खड़े हैं, सरकार द्वारा दिए गए अभी धर्मलाल जी को मैं सुन रहा था। धर्मलाल जी बिलासपुर के हैं, बड़े नेता हैं, मैं उन्हें बहुत सम्मान देता हूं। मैं निवेदन करूंगा कि जब आप बहस में आए, जब आप जनता की बात करें तो कुछ देर के लिए अपनी पार्टी को भूल जाना चाहिए। धर्मलाल कौशिक जी छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष हैं, लोग उनसे उम्मीद करते हैं कि वो जनता की बात करेंगे, लेकिन होता ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब से मोदी जी नेता बने हैं, अमित शाह जी नेता बने हैं, तो आपको उनका गुणगान करना है, आपको उनकी बातों को आगे बढ़ाना है। इस साल में यही शिक्षा दी गई। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि ये जो साल रहा इसको हम कुछ बातों के लिए याद करेंगे। मैं कल किसी चैनल पे चेतन भगत जी को सुन रहा था, उनसे प्रश्न किया गया कि मोदी जी के कुछ 3 बातें बताइए जो विपरीत हो, जो उनके विरोध में हो, जो आप पसंद नहीं करते हो। ये वही लोग हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ। जब मोदी सरकार 5 साल पहले बनी थी तो बहुत गुणगान करते थे लोग। उन्होंने 3 बातें कही जिसका मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूंगा और शायद मैं उसको आवश्यक समझता हूँ। हर फैसला मोदी जी अकेले करते हैं, उनको मंत्रिमंडल की आवश्यकता नहीं होती। इतना बड़ा मजदूर का प्रॉब्लम है, 8 करोड़ लोग मंत्री का नाम अभय जी, जूम जो है समय सीमा दे रहा है थोड़ा। जी जी, तो हम जो है आप एक बार राउंड अप ले लेते हैं फटाफट में, 10-10, 15-15 सेकंड में। एक बार फिर से हम नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी के पास चलते हैं। कौशिक जी, अब ये तमाम बातों में आप क्या कहना चाहेंगे कि अंतिम वाक्य के रूप में? धर्मलाल कौशिक जी प्लीज। कौशिक जी, आप सुन पा रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं अनिल शाह जी का बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ के बाहर तो मजदूर जो भी लेकिन छत्तीसगढ़ के बाद में आने के बाद में सरकार की व्यवस्था ये है
क्वारंटाइन सेंटर से लेकर के कोविड हॉस्पिटल तक आत्महत्या कर रहे थे। ये आपकी व्यवस्था है सरकार की। बाहर में तो तकलीफ पाए मजदूर अपने प्रदेश में आकर के आत्महत्या कर रहे हैं। 18-19 लोग मर चुके हैं। मेरे पास पूरा फेरिस्त है, सूची उनके पास इलाज नहीं है। रोज क्वारंटाइन सेंटर से रोज खाना उनको दे रहे हैं। आज तक सरकार के द्वारा सरपंचों को 1 रुपए की राशि नहीं दी है। और ये जो खलियानी इनको थोड़ा 2-4 क्वारंटाइन सेंटर में जाके देखना चाहिए कि मजदूरों के क्या स्थिति है। मैंने टीएस बाबा के साथ में डिबेट में बात किया, रविंद्र चौबे जी के साथ में बात किया कि आखिर आप पंचायत के भरोसे हमारे मजदूर को क्यों छोड़ दिए हो, उनको पैसा आप क्यों नहीं देना चाहते। आपको इतना राशि आपके पास में है, सरकार के द्वारा आपको राशि दी गई है, एक नए पैसा खर्चा नहीं कर रही है। और आज क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति जो इतने खराब हालत में है कि लोग वहां से भागना चाह रहे हैं। दूसरी बात, ये लोग मौत को छुपा रहे थे, एक को भी स्वीकार किए हैं। आखिर पोस्टमार्टम क्यों नहीं करना चाहते डॉक्टर जब आत्महत्या करने के बाद उसके पीएम रिपोर्ट होनी चाहिए, पीएम रिपोर्ट आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। पीएम नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है उसके? क्योंकि मालूम है डॉक्टर को कि कोरोना पॉजिटिव रहा है, उससे संक्रमित होकर के मरे हैं, वो छूना नहीं चाहते बॉडी को। और इसलिए आप तो कम से कम मजदूरों की बात इसलिए मत कीजिए, आप उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिस पार्टी ने चुनाव जीता गरीबी हटाने के नाम पर, और गरीबी हटाने के नाम पर चुनाव जीतने के बाद में आज भी वही गरीब आदमी सड़कों पे भटक रहे हैं।